बहुत खुशी की बात है कि आप सबों को जीमा साथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को एक क्रेज कोर्स मिला है जो बिल्कुल फ्री में दिया गया है। इसका कोई चार्ज नहीं है और आज से हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं, एक क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीवीआई प्रश्न का सिर्फ रहेगा। आनी आज हम इस वीडियो में आज से जो बात करने वाले हैं ना, आपका मॉडल सेट से बात करेंगे। पिछले साल में विगत सालों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न को आज आप सब तक परोसने का काम कर रहे हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपके सामाजिक विज्ञान से लेकर आए हैं। कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया था और कमेंट भी किया था कि सर सामाजिक विज्ञान का वीवीआई प्रश्न लेकर आइए ना। तो आज हाजिर है आपके कमेंट के अनुसार आपका वीडियो लेकर। तो चलिए आज हम जो जानने वाले हैं आपका इतिहास का, यानी इतिहास, भूगोल और शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये चारों भाग से आप बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे इतिहास का। और जो मैं बात कर रहे हैं ना, आपका 2009 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना जोसेपे मेतेस्ट्री ने। किसने किया था? जोसेपे मेतेस्ट्री ने किया था। क्या किसके रूप में? तो गुप्त संगठन के रूप में किया था। आपका सेकंड प्रश्न होने वाला है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप सब सुने ना कि जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करें, मतलब जो जर्मनी था ना कई भागों में बटा हुआ था, तो उसको मिलाने हेतु क्या क्या किया जाए। सबसे पहले वहां के राजा को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। और हम उसको एक साथ क्यों करेंगे जब वहां के राजाओं के द्वारा हम पर अत्याचार करेगा। तो उन्हीं बातों को सोचकर लिखना है। कैसे लिखना है कि जर्मनी कई खंडों में बटा हुआ था, वहां राजतंत्रीय और निरंकुश शासन व्यवस्था थी, वहां के राजाओं के द्वारा आम जनता के प्रति शोषण, अत्याचार और दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। इसके बाद यह विकट परिस्थिति में वहां के लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उन राष्ट्रवादियों के द्वारा वहां के सरकारों का विरोध करना शुरू किया। और कई संघर्षों के बाद सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कर लिया गया। अब इसको लिखना कैसे है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको लिखिएगा कि सन 1871 के पहले जर्मनी के कई खंडों में विभक्त था और वहां पर निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था था और वहां के लोगों के प्रति हर हमेशा अत्याचार, शोषण और दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। जर्मनी पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस का वर्चस्व था। वैसी विकट परिस्थिति में आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई? जागृत हुई। क्या राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई? राष्ट्रवादियों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने हेतु ये आंदोलन करने लगे। क्या करने लगे? ये आंदोलन करने लगे। और कई संघर्षों के बाद सन 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण किया गया और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए आपका एग्जाम है ना, अगर एक प्रश्न नहीं पूछे तो इसके जगह पर ये भी प्रश्न पूछा सकता है। क्या पूछा सकता है कि वियतनाम के बारे में फान चो त्रिन का उद्देश्य क्या था, फान बोई चाऊ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी। यानी साधारण शब्दों में समझें तो वियतनाम में मान लिए दो लोग थे। कौन कौन थे? एक फान चो त्रिन थे और दूसरा थे फान बोई चाऊ। एक फान चो त्रिन थे और दूसरा कौन थे? फान बोई चाऊ। ये दोनों चाहते थे कि वियतनाम मेरा आजाद हो जाए। ये दोनों चाहते थे कि वियतनाम क्या हो जाए? आजाद हो जाए, वियतनाम आजाद हो जाए। लेकिन दोनों का जो मानना था, दोनों का जो विचार था अलग अलग था। तो क्या क्या विचार था, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो फान बोई चाऊ थे ना, फान बोई चाऊ थे, वे चाहते थे, क्या क्या चाहते थे कि फ्रांसीसियों को यहां से भगा दे और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था बहाल किया जाए। यानी सिर्फ इसको आजाद कर लेंगे लेकिन शासन व्यवस्था राजतंत्रीय ही रखेंगे। और वियतनाम के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, जब राजा बनेगा ना तब तय करेंगे। लेकिन वहीं जो फान चो त्रिन था उनका कहना था ठीक है फ्रांसीसियों को भगाएंगे लेकिन यहाँ राजतंत्र नहीं रखेंगे, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू करेंगे और आजादी के साथ साथ उन
आम जनता को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, ये भी क्यों ना अभी परोस दें। तो यही दोनों भिन्नता थी। अब कैसे लिखना है इसको चलिए देख लेते हैं। तो लिखिएगा कि फान बोइचाउ और फान चुत्रीन दोनों वियतनाम की आजादी चाहते थे। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा कि गुरुजी लिखेंगे फान बोइचाउ और फान चुत्रीन दोनों वियतनाम की आजादी चाहते थे, परंतु आजादी को लेकर दोनों के विचार क्या थे, अलग अलग थे। दोनों के विचार अलग अलग थे। पहले किसी एक का नाम लिख लीजिएगा। जैसे हम लिखे हैं फान बोइचाउ का विचार। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको लिखिएगा ना तो इसका हेडिंग में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को दूर से ही टॉपिक मिल जाए कि हाँ कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब जब लिखेंगे फान बोइचाउ का विचार तो इसमें लिखना शुरू करेंगे। इनका विचार था कि वियतनाम में फ्रांसीसियों को भगाकर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था बहाल किया जाए। जब राजाओं के हाथ में शासन व्यवस्था आ जाएंगे उसके बाद नागरिकों के अधिकारों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। और ठीक इसका ऑपोजिट था किसका विचार, फांचू त्रिन का विचार था। उनका कहना था कि शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है, कि फांचू त्रिन कहना था कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और वे वहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे और आजादी के साथ साथ नागरिकों को अधिकार प्रदान भी करना चाहते थे। अब चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है। तो पहले दिमाग में सेट कीजिए बच्चे कि बहिष्कार का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों बहिष्कार का मतलब क्या होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी बहिष्कार का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग करना, किसी भी चीज का क्या कर देना, त्याग करना। इसके बाद कहता है कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। यानी गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन और उसका मतलब था, उसका उद्देश्य था कि हम भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो उसको फिर पुनः वह वापस क्यों लिया और साथ ही साथ ये बहिष्कार क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। तो इसका जवाब लिखना है कि बहिष्कार के विचार का तात्पर्य है कि साइमन कमीशन को वापस किया जाए। साइमन कमीशन को क्या किया जाए, वापस किया जाए। क्यों, क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो साइमन कमीशन संगठन बनाया गया था उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का विश्वास था, भारतीय चाहते थे कि कोई भी कमीशन भारत के विषय में तब तक सही ढंग से विचार नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि उसमें कोई भारतीय ना हो। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि साइमन कमीशन ने एक संगठन बनाया था और उसके जो जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य अंग्रेज थे और हम भारतीयों का मानना था कि वह अंग्रेज हम सबों के बारे में तब तक कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकता जब तक उसमें कोई भारतीय ना हो। इसलिए बहिष्कार जो था शब्द उसका विचार आया था। साथ ही इसमें एक प्रश्न और है कि गांधी जी के यह सहयोग आंदोलन के वापस लेने का निर्णय और फैसला क्यों लिया। तो इसका जवाब लिखना है कि गांधी जी ने यह सहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिए क्योंकि यह सहयोग आंदोलन पूरे जोरों से चल रहा था, बिल्कुल पूरे जोरों से चल रहा था, लेकिन इसे वापस ले जाने के कई कारण थे। यानी जो महात्मा गांधी थे वह क्या थे, महात्मा गांधी जो थे वह क्या चाहते थे कि खून खराबा ना हो। मतलब वह जो थे शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन वहां क्या हो गया, हिंसा शुरू हो गया था। तो क्या लिखे, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 यह संयुक्त आंदोलन उग्र में परिवर्तन हो गया। मतलब गांधी जी चाहते थे कि यह शांति तरीके से आंदोलन हो, लेकिन उसी बीच क्या हुआ था, चोरी चोरा हत्याकांड का होना और उसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था जिसमें लगभग 22 सिपाहियों की हत्या हो गई थी। इसके बाद दूसरा कारण लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा भी यह आंदोलन करने की तैयारी किया जाना। अरे मेरे प्यारे बच्चों जब महात्मा गांधी ने यह संयुक्त आंदोलन चलाया था
तो महात्मा गांधी चाहते थे कि शांति तरीके से हो, लेकिन उस भीड़ ने एक कांड कर दिया। इस कांड का नाम पड़ा चोरी चोरा। एक जगह था, पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिस वालों को मार दिया गया। जब यह समाचार महात्मा गांधी को पता चला तो वह सोच लिया कि अगर हम लोग आगे भी कुछ करते हैं, इसे अगर वापस नहीं लेते हैं तो अंग्रेज भी हमारे प्रति एक्शन लेगा और यह कुछ बड़ा आंदोलन में बदल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं पूछे तो इसके जगह पर आपको कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा प्रश्न पूछ सकता है? तो भारत के लोग रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, जो भारतीय लोग थे वह रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, बताओ इसका जवाब। तो इसका जवाब होना चाहिए गुरुजी, जो रोलैक्ट एक्ट था ना, एक काला कानून था। इसमें हम भारतीयों को संदेह पर जेल में बंद कर सकता था। कितने सालों तक? 2 सालों तक। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। तो जवाब कैसे लिखना है, देखिए लिखेंगे, रोलैक्ट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब अगर अंग्रेज को पता चल जाता कि हम भारतीय कोई संगठन बना रहे हैं, सिर्फ संदेह हो गया, हम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ संदेह हो गया, तो हमको उठा के 2 साल तक जेल में बंद कर सकता था। इसके बाद लिखना है, इसलिए भारतीय लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और स्कूल, कॉलेज और दुकानों को बंद कर दिया गया। इसके बाद रोलैक्ट एक्ट कानून भी वापस ले लिया। चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सबके बीच में प्रश्न आता है कि बहुत सारे मजदूर ऑस्पेनिक जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको समझते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या था कि बहुत सारे मजदूर ऑस्पेनिक जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। मतलब ऑस्पेनिक जेनी मशीन जो है ना, एक कटाई करने की मशीन थी। देखिए, अगर कोई मशीन जब आता है ना, तो एक मशीन में एक कारीगर कई कारीगरों का, कई मजदूरों का काम अकेले कर लेता है। तो क्या होता है, जब मशीन आने से मजदूरों की मांग घटता है। किसकी मांग घटता है? मजदूरों की मांग घटता है। और जब मजदूरों की मांग घटेगा तो आसपास के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आसपास के लोग क्या होंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो वह अपना काम पाने के लिए ना यह मशीन का विरोध कर रहे थे, इस मशीन पर हमला कर रहे थे। समझ गए ना? तो कैसे आंसर लिखना है, इसको देखिए। लिखिएगा कि ऑस्पेनिक जेनिक का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने, किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स ने सन 1764 ईस्वी में किया था। इस मशीन से कताई प्रक्रिया तेज कर दी गई। इससे कताई प्रक्रिया क्या कर दी गई? तेज कर दी गई और श्रमिकों की मांग घट गई। और क्या हुआ? श्रमिकों की मांग घट गई। इस मशीन द्वारा अकेला कारीगर कई कारीगरों का काम कर सकता था। अतः श्रमिकों की मांग घटने से वे लोग क्या हो गए? बेरोजगार होने लगे। और इसी डर के कारण भारतीय महिला कारीगरों में ऑस्पेनिक जेनिक मशीनों पर हमले का विरोध शुरू कर दिए गए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न को लेकर इसके आगे जो प्रश्न बचा हुआ है हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद। तब तक अपने नोट्स बनाइए और इस सारे प्रश्नों को अच्छे से समझिए। आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।